लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। 6 महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज की माफी की है मांग। ईएमआई चुकाने वालों को ईएमआई पर भी देना पड़ा ब्याज। अतिरिक्त ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। मार्च में हुआ था मोरेटोरियम का ऐलान। केंद्र ने पिछले हफ्ते कहा था ज्यादा राहत देना संभव नहीं। केंद्र ने कहा था अदालतों को राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र ने कहा था 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत संभव नहीं। ब्याज का बोझ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जिंदगी बचाने का भी खतरा है और जिंदगी चलाने की भी चुनौती है। अपवादों को छोड़कर हर आदमी ने अपनी जिंदगी में ज़रूरत की चीज़ें लोन पर जुटाई हुई हैं और लिया है तो देना पड़ेगा और ब्याज के साथ देना पड़ेगा। ये बाजार का चलन है। लॉकडाउन में लोगों ने जेब में जो कुछ बचा खुचा था उसे पेट भरने के काम ले लिया। अब किश्तें कहाँ से भरें, ये चिंता खाई जा रही है। ये हालत 10-20 हज़ार के लोन लेने वाले कामकाजियों की भी है तो करोड़ों का कर्ज लेकर उद्योग स्थापित करने वालों की भी है, जिनके काम धंधे ठप हो गए हैं और जब पैसा आ नहीं रहा है तो लोन कहां से भरें, इस फिक्र ने रातों की नींद उड़ा रखी है। दिवालिया होने का खतरा सर पर मंडरा रहा है और उम्मीद केवल सरकार से ही लगाई जा सकती है, जो लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अदालत के अंदर और बाहर आम आवाम में इस मुद्दे पर इन सवालों के जरिए बहस चर्चा छिड़ी हुई है कि लॉकडाउन सरकार का फैसला तो खामियाजा कर्जदार क्यों भुगतें। बेरोजगारी, महंगाई की मार से अधमरे हो चुके आदमी पर ब्याज का बोझ क्यों? और क्या लॉकडाउन अवधि में किश्तों पर वेवर दिया जा सकता है? कितना मुमकिन है वेवर दिया जाना? हमारे साथ 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र सिंह राघव साहब हैं, सुरेश गर्ग जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सत्य रघुवीर पूनिया साहब हैं हमारे साथ, आप सीए हैं, अर्थशास्त्री हैं, और किशोर टाक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों तबके जो उद्योग को बिलोंग करते हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह राघव, जो थड़ी ठेले दुकान चलाकर अपना परिवार पाल रहे हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं किशोर टाक। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और पहले आपके पास आ रहा हूँ सुरेश गर्ग साहब। लॉकडाउन में जब मॉरेटोरियम की घोषणा हुई थी उस वक्त बहुत ज़रूरी लग रही थी तो घोषणा के साथ ही लोगों ने बहुत राहत की सांस ली थी। अब जो आज में खुद अर्थशास्त्री है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो समझता है कि क्या होगा आगे जाकर। उसको समझाने वाले लोग भी वो रखता है अपने साथ, पेड लोग, तो उनको तो समझ में आ गया था। आम आदमी को शायद तब समझ में नहीं आया था, लोगों ने वाहवाही की थी। अब समझ में आ रहा है कि उस वक्त उनके साथ क्या हुआ और आगे उनके साथ क्या होगा, ये उनकी चिंता है। ये चिंता क्या सरकार को चिंतित नहीं करती? देखिए जेपी शर्मा जी, सरकार आम आदमी के साथ है, आम आदमी की चिंता है। लगभग 24 से 25% लोगों ने मोरेटोरियम लिया था, जो कि घट करके एसबीआई के अंदर 9% आ गया है, पीएनबी के अंदर 8% आ चुका है। इसका मतलब है कि लोगों के पास में लिक्विडिटी है और वो पे करने की क्षमता रखते हैं। जहां तक सरकार जो है मोरेटोरियम पीरियड के अंदर ब्याज पर ब्याज माफी के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2 करोड़ तक के जितने भी लोन हैं उनके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इस लोन पे करीबन लगभग 44 लाख करोड़ रुपए के लोन है और नेशनलाइज्ड बैंक के 57% लोन इसके अंदर कवर होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी, आम व्यापारी के लिए ये बहुत अच्छा सरकार की तरफ से दिया हुआ है कि भाई हम 2 करोड़ रुपए तक के लोन है उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आपको लोगों के पास लिक्विडिटी है। इसका पता इस आंकड़े से चला कि 30% से घटते घटते 9% पे लोग आ गए हैं। हाँ, तो इसका पता आपको इस बात से चलता है कि लोगों के पास लिक्विडिटी है कि नहीं है। क्या स्थिति है देश की, आम आदमी की? अगर इसका पैमाना ये है
तो फिर धन्य है हम और धन्य है हमारी व्यवस्था। सर, पहली मैं बात एक जेपी शर्मा जी, छोटा सा मैं एक उदाहरण दे दूं। हाँ। अभी पिछले करीबन 2 महीने के अंदर करीबन 8 पब्लिक इश्यू आए हैं। उन 8 पब्लिक इश्यू के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने पैसा लगाया है। जब अगर उनके पास लिक्विडिटी है तभी उसमें पैसा लगाया है। आप ये देखिए कि एक शेयर जो है वो करीबन 115 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। इस तरह से बहुत सारे शेयर हैं जिसका मतलब लोगों के पास पैसा है और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें लगाए। ये बेहतर या तो देवेंद्र राघव बताएं या किशोर टाक बताएंगे या फिर इस बात को समझ सकते हैं रघुवीर पूनिया साहब। लेकिन एक बात और है भाई साहब, आपने जो कहा कि 30% से घटते घटते 9% पे आ गए, मैं कहता हूं वो 5% भी नहीं पहुंचते अगर पहले दिन ये पता होता कि इस ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा। अगर ये पता होता कि आगे जाकर के हमको आज इस छोटी राहत के लिए बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्या ये दावा गलत है धीरेन्द्र राघव, क्या ये अनुमान गलत है कि लोग शायद किसी तरह इस मॉरिटोरियम से बचने की कोशिश करते, कुछ भी व्यवस्था करते, लेकिन मॉरिटोरियम के चक्कर में नहीं पड़ते? देखिए जेपी शर्मा जी, पहली बात तो जिस दिन ये घोषणा हुई थी वो टीवी स्क्रीन पे इतने बड़ी बड़ी वो वाई लूटी गई कि हमने 3 महीने का मॉरिटोरियम दे दिया, हम ब्याज नहीं लेंगे, ब्याज पे ब्याज नहीं लेंगे। इस तरह की कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। जब बैंकों को भी आरबीआई ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि भाई आप इस चीज को फॉलो करोगे। बैंक को ये सुविधा दी, प्राइवेट बैंक अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसको डिसीजन करें या ना करें, ये बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकारी बैंकों को तो ये कहा कि भाई आप जितना फॉलो कर सके, जनता में जितनी राहत पहुंचा सके अपने बैलेंस शीट और अपने राजकोष घाटे के हिसाब से वो करें। ऐसी कोई सख्त निर्देश नहीं दे कि सब जनता को राहत पहुंचानी है और उसका खामियाजा जो जनता का है वो सरकार अपने कोष से पूरा करेगी। इस तरह का अगर निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते जब तो ये मॉरिटोरियम का औचित्य था। अन्यथा आज की तारीख में जो 3 महीने बाद लोगों को पता चल रहा है, अब मेरे बड़े भाई ये वो कर रहे हैं कि 5% रह गया, 7% रह गया। आज की तारीख में लोगों की मजबूरी है कि अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, अपने ज्वेलरी बेच के वो अपनी ईएमआई भर रहे हैं क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज देना नहीं चाहते हैं। जेपी शर्मा जी, मुझे तो ये बताइए राघव भाई जी, सीधी सी बात कि लोगों को उस वक्त ये लगा था, जो आम इंप्रेशन गया था वो ये गया था कि 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मॉरिटोरियम दिया गया है, मतलब आपकी किस्त अगर 10 साल की है तो 10 साल 3 महीने तक आपको किस्त देनी है, उसी ब्याज पर उसी राशि की किस्त आपको 3 महीने आगे तक दे देनी है। लोगों ने बाखुशी इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है साहब 6 महीने डिफर हो गई। अब क्या वाकई ऐसा है या वो जो बीच का ब्याज था उस ब्याज पर ब्याज जुड़ करके वो किस्तें बढ़ गई हैं? नहीं। देखिए जेपी शर्मा जी, उसमें ये तक पहले तो लोगों ने सोचा 3 महीने का ब्याज ही नहीं देना है। हाँ। और जब उनको 3 महीने बाद ये पता चला कि ब्याज तो देना ही है और ब्याज पे भी ब्याज देना है, हाँ, लेकिन तो लोगों ने अपनी संपत्तियां, अपने गहने और अपनी जो भी बचत पूंजी थी उसको खाने पीने में बचाने के छोड़ के और ईएमआई देना उचित समझा। सुरेश जी कोई जानकारी जोड़ने बताइए। सुरेश जी, क्या ऐसा नहीं है? कहना चाह रहा हूं कि लोगों को डे 1 से पता था कि मोरेटोरियम पीरियड जो दिया गया है उसके बाद में उनको पैसा देना है। हमने ब्याज के ऊपर ब्याज माफी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी हमने दाखिला कर रखा है कि हम ब्याज के ऊपर ब्याज माफी दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए तक। और मतलब आम आदमी को, क्योंकि 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन है वो आम आदमी के बेनिफिट के लिए है। आज 44 लाख करोड़ रुपए के जो लोन है वो 2 करोड़ से नीचे के लोन है और वो लगभग 57% के लगभग हैं, जो कि 57% को कवर करते हैं। तो आम आदमी को तो इससे बेनिफिट हो रहा है। और जहां तक है, अगर उनको ये तकलीफ है कि हमारे पास में लिक्विडिटी नहीं है, तो हमने आरबीआई ने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप आपका टेन्योर बढ़ा सकते हैं, आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करा दें, उसके अंदर आपका कोई सिविल खराब नहीं होगा, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अभी आज की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आप अपना लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैसा तो ज्यादा देना पड़ेगा ना? नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हम दे रहे हैं ना छूट, 2 करोड़ तक के लोनों पर छूट दे रहे हैं, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कहां हुआ? तो किस्तें बढ़ जाएंगी ऐसा कह रहे हैं? किस्तें तो आप रिलीफ। अच्छा मुझे ये बताइए सर सुरेश गर्ग साहब, मेरा एक और सहज सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि साहब 2 करोड़ से ऊपर का मामला है वो अलग बात है, 2 करोड़ तक तो मैक्सिमम लोग जो हैं सर्वाहारा जो वर्ग है वो तो 2 करोड़ के नीचे नीचे कवर हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां कितने लोगों के पास है भाई साहब? प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उसी में लोग काम करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज मर जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा कहां से? देखिए 44 करोड़ लाख जो आप बता रहे हैं कर्जदार हैं
वो कहां से कमाएंगे? उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। जेपी शर्मा जी, जब इसका इंडस्ट्री उदाहरण मर देता हूं। जाएंगी, जब प्राइवेट बिजनेस मर जाएगा, जब ये किशोर टाक जैसे दुकानदार जो है अपना धंधा चौपट करके बैठ जाएंगे, शर्मा जी, मैं इसके लिए तब कहना वो चाहता हूं आदमी कि काम कहाँ करेगा और पैसा कहां से लाएगा? कर्ज किसी कहां से को पता नहीं चुकाएगा? था कि ये कोरोना महाबीमारी विश्व के अंदर आई है, इसमें किसी को पता नहीं था कि ये कोरोना होने वाला है या सही है। कोरोना से पीड़ित है। ठीक है। तो उस कोरोना के अंदर लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज में आप सितंबर महीने के अंदर पीएमआई देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56 रहा है। 50 से ऊपर पीएमआई आने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। 56 का मतलब है कि 8 साल में हाईएस्ट पीएमआई रहा है सितंबर महीने के अंदर, यानी कि सर्विस टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका ग्रोथ आ रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लिक्विडिटी मतलब बेरोजगारी हो जाएगी? बेरोजगारी इंडेक्स जो है वो कम हुआ है, 7% से लेकर 6% के नीचे आया है। ये उद्योगपति हैं, वो किशोर टाक दुकानदार हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है कि ये कोई फैब्रिकेट डाटा बताएंगे। अब वो कागज में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, उनकी क्या टर्म्स होती हैं, भारी भरकम, वो तो अलग बात है। जमीन पे आप भी देखते हैं सुरेश जी, जमीन पे हम भी देखते हैं। आदमी की जुबान पर एक ही बात है, हालत खराब है। हर आदमी ये बोल रहा है कि हालत खराब है। अब ये किताबों में लिख दिया कि नहीं हालत बहुत अच्छी है, आंकड़े ऐसे आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि इन दोनों किनारों को कैसे मिलाया जाए। कुछ बोलना चाह रहे हैं धीरेन्द्र राघव? सर, मेरा गर्ग साहब से एक ही निवेदन है कि पिछला जो भी भारत आजाद हुआ है, भारत आजाद से पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें यह था प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश आगे जाएगा। यही एक व्यवस्था थी और यही भी आज प्रमाणिक व्यवस्था है। लेकिन सरकार ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाती है जिससे दो घराने तो लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेते हैं कोरोना में भी, और आम व्यक्ति, आम आदमी, आम व्यापारी की बैलेंस शीट घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, डिफॉल्टर हो रहा है। वो ऐसी क्या जादू की छड़ी सरकार घुमाती है? सुन पा रहे हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है किशोर टाक? मैं गर्ग साहब से मेरा सीधा सीधा ये निवेदन है, आपकी सरकार में ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, इसका जवाब। किशोर टाक, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही सर, आ रही है। ऐसा है सर, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको जमीनी हकीकत बता देता हूँ। ये जो सुरेश जी भाई साहब ने आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े गलत है, एक चीज। दूसरा, शेयर बाजार को आप प्रैक्टिकल बाजार से जोड़ के देखते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। मैं आपको ये बता दूं, आपके वित्त मंत्री ने कल, आप पहले मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए मेरे को। कल आपके वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, बोलिए बोलिए, और वो घोषणा ऐसी की है हमें बड़ा ताज्जुब होता है। उन्होंने 10,000 रुपया का कार्ड अपने जो भी अपने केंद्र के कर्मचारी थे उनको माल खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए ब्याज मुक्त दिया है। और वो इसलिए कि आप जीएसटी 18% वाला माल खरीदिए क्योंकि जीएसटी कम आ रहा है। अच्छा, अब आप दूसरा देखिए कि जिन सरकारी कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह मिलती है, जिनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, उनको इंश्योरेंस मिलता है, उनको बोनस मिलता है हर साल, उनको साल में 3 महीने की छुट्टियां मिलती है, उनको सिस्टम वो रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलती है, उन लोगों को ब्याज रहित आपने 10,000 रुपया दिया है। और दूसरी तरफ मेरे जो व्यापारी जो बेचारा ठेला चलाते हैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की रोटी कमाने के लिए सब्जी बेचते हैं, बेचारे जो है प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, उनको आपकी सरकार ने 10,000 रुपए का लोन दिया है, उसके ऊपर आपने उनसे ब्याज चार्ज किया है। ये कितने शर्म की बात है ये हम लोगों के लिए। टाक साहब, इसमें कहा गलत है? उसमें एक क्लॉज रखा गया है कि 10,000 रुपए आपको तब मिलेंगे जब आप इससे 3 गुना राशि की खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने तो आपके पास ही आएगा ना, दुकानदार के पास ही आएगा व्यक्ति। मार्केट के अंदर केंद्र सरकार आएगी, व्यापारियों के पास में पैसा आएगा, वो व्यापारियों के पास में पैसा आएगा। और जहां तक आप जीएसटी में पैसा कमाते हैं हम देते हैं, केंद्र के कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। अगर हम डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी की सेविंग क्या होती है? डिपॉजिट होती है ना। डिपॉजिट के अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे खरीदने के लिए, और वो भी 1,000 रुपए करके आप 10 बार में चुकाओ, और बेचारे ठेले वाले को बोल रहे हो आपने ब्याज दे हमारे को, और उससे 10 कागज साइन करवाते हो आप लोगों को देखना चाहिए कि व्यापारी जो ये इस फैसले पर सवाल उठ सकता है। ठीक है, ठीक है। ये इस मामले में इस मामले में सिर्फ ये सवाल उठ सकता है कि आपने व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं, उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे निश्चित तौर पर पैसा व्यापारी के पास जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, आपने अभी कहा कि कोरोना का किसी को पता थोड़ी था कि कोरोना आ जाएगा और लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और ये सब।
देखिए, अमेरिका का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसने इकोनॉमी और मास्क को मैं कोरोना के लॉकडाउन का प्रतिनिधि मान करके बोल रहा हूँ यहाँ, दोनों में से उसने इकोनॉमी को चुना। हमने दावा किया कि हम दोनों फ्रंट पर लड़ेंगे, दोनों को संभालेंगे, लेकिन आपके आलोचक जब ये कहते हैं कि ना तो आप इकोनॉमी को संभाल पाए, वो -23% चली गई, और ना आप मास्क को ही संभाल पाए, जब स्थिति मार्च में नहीं तो सितंबर में आकर ये हो गई कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो आकलन में गलती तो है, देखिए, स्वीकार करनी पड़ेगी। जिसकी व्यवस्था मॉनिटोरियम जैसे तरीकों से हमने की, वो आज फेल होते दिखे। नहीं जेपी शर्मा जी, आप गलत कह रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाने की वजह से आज वहां पे 2 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है और करीबन 75 लाख के लगभग संक्रमित हैं, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन है 30 करोड़। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे आज की तारीख में 70-72 लाख के आसपास संक्रमित है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो 1.5% के लगभग है, लगभग अभी 1 लाख के लगभग है। तो आप ये देखिए, मृत्यु दर को कम किया है। अगर हम टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगाते तो ये संक्रमित लोग आज 2 करोड़ के लगभग हो जाते और मृत्यु दर भी ज्यादा हो जाती। तो हमको इकोनॉमी में भी ध्यान रखना था और लॉकडाउन पे भी, क्योंकि लॉकडाउन पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है। आप ये देखिए कि हमारे पास, मेरा सवाल आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन बताइए, पहले हमारे पास पीपीई बनाने वाले नहीं थे, हमारे पास में मास्क के लिए नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे। आज हमारे पास में, तो ये बात जब आप आधिकारिक तौर पर जब ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि तैयारियां पूरी नहीं थी, तैयारियां नहीं थी हमारे पास, हमको अपने आप को तैयार करने के लिए, सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था। सिस्टम को तैयार करने की बात थी ना। अब उसमें जब लोग पिसे, लोग घरों में कैद रहे, तो उनको कम से कम इतनी राहत की तो अपेक्षा वो लोग करेंगे ना आपसे कि ब्याज पर ब्याज तो नहीं लिया जाएगा। आप जहां कह रहे हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज कहां, हम कह रहे हैं ना कि 2 करोड़ तक के जितने लोन है उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज माफी के लिए हमने, सरकार ने बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम 2 करोड़ से तक के जितने भी लोन है उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे। और जिसको प्रॉब्लम है, अगर लिक्विडिटी के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकता है, टेन्योर को बढ़ा सकता है। जिसका 10 साल का लोन है वो 15 साल कर सकता है, जिसका 5 साल का लोन है वो 7 ईयर्स का कर सकता है। वीरेंद्र राघव किशोर टाक से समझूंगा इससे कितनी राहत मिलती है। लेकिन लिक्विडिटी की बात आप जो कह रहे हैं, पूनिया साहब, रघुवीर पूनिया साहब, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? पूनिया साहब, एक बात, महत्वपूर्ण बात कही सुरेश जी ने। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक इश्यूज आए उसमें लोगों ने जिस तरह से निवेश किया उससे पता चलता है कि स्थितियां उतनी खराब भी नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। अब ये बात समझ में आती है, लिक्विडिटी की और सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन आदमी अगर निवेश कर रहा है और निवेश के आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि वैसी हालत नहीं है, तो इस पर भी सोचा जाना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है पूनिया जी? देखिए जेपी सर, जो निवेश कर रहे हैं उनमें से जो सैलरीड क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा मिलेगा अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे। वो इंश्योर्ड है। और शेयर मार्केट में जब ये पब्लिक इश्यू आता है और ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो ये कोई इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं है। ये पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री का पब्लिक इश्यू आया है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जेपी जी, आज हालात ये हैं कि देश में एजुकेशन सेक्टर है वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर है। उसके अंदर बसें ले रखी लोगों ने किराए तो लोन के ऊपर, उनका रात और दिन 24 घंटे लोन की किस्त चल रही है, ब्याज का मीटर चल रहा है, रोड टैक्स सरकार ले रही है, उनका इंश्योरेंस ले रही है। लेकिन 6 महीने से 17 मार्च से लेकर आज 13 अक्टूबर हो गया, उनकी बसें खड़ी हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, जिम बंद है। उसके बावजूद उनको इंटरेस्ट का बर्डन पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट देने कहां से? उनकी रेगुलर इनकम के बेस पर फाइनेंसिंग नहीं हुई, उनकी फ्यूचर जो एक्रूअल बेसिस था उनके ऊपर फाइनेंसिंग हुई है। दूसरी बात, मेरे दोस्त सुरेश गर्ग की कह रहे हैं कि मोरेटोरियम का बेनिफिट पहले 24% ने उठाया, अब 9% ने उठा लिया, अब 8% ने उठा लिया। बोरोवर को तो ये पता ही नहीं है कि मोरेटोरियम का बेनिफिट कैसे उठाना है। बोरोवर तो ये मानकर करता है कि मेरे को मोरेटोरियम ऑटोमेटिकली मिल गया। अब इनके पास ये 24% और 9%, 7% के आंकड़े कहां से आते, ये मेरे समझ में नहीं आया। रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ रहा है,
अच्छा, मुझे तो ये बताइए, किसानों सुनिए एक मिनट को पुनिया साहब, आम आदमी की भाषा में समझाइए मुझे तो कि बैंक कोई हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए संस्थान तो है नहीं कि वहाँ तो आदमी कैसे भी करके अपनी जेब से पैसा निकाल करके देगा। ये भी व्यापारिक प्रतिष्ठान ही है, चाहे पब्लिक सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों। जब हर सेक्टर घाटा खा रहा है, जब हम स्कूलों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़ाएं लेकिन फीस ना लें, जब हम दूसरे तमाम सेक्टर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसा कम कर दें, आम आदमी मरा पड़ा है, ये है वो है, तो ऐसी स्थिति में बैंक का तो फायदा अथवा बैंक की रिकवरी सुनिश्चित ही हो, ऐसा बैंक प्रिविलेज क्यों है? बैंक को भी अगर बैंक को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या अपना फ़ायदा कम करना पड़ जाता है तो किया जाना चाहिए ना, सरकार को इसके लिए क्यों नहीं प्रयास करने चाहिए? किसी डेफिनेटली बैंकों को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि बैंक पब्लिक मनी के साथ में काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसका उद्देश्य यही था कि सोशल बैंकिंग की जाए। और अगर फिर भी सरकार को बैंकों की ज्यादा ही चिंता है तो सरकारें उसके ऊपर सब्सिडी दे सकती है। बैंकों के पास में पैसा कहां से आता है? डिपॉजिट से आता है ना। अगर डिपॉजिट की रेट कम कर देंगे तो बैंक लॉस में जाएंगे नहीं जाएंगे? अगर बैंक लॉस में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? तो आप ये तो देखिए ना कि बैंकों का काम क्या है, डिपॉजिट लेके लोन देने का काम है। तो अगर हम लोन पे अगर डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो नुकसान होगा नहीं होगा? आम आदमी को जो बेचारा एक इन्वेस्टमेंट करता है डिपॉजिट के रूप में, उसको नुकसान होगा या नहीं होगा? चलिए ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी है क्या जो चलनी इसलिए चाहिए? सरकार ने 2 करोड़ तक के लोन ब्याज के ऊपर ब्याज माफी की स्कीम लाई है, वो 2 करोड़ तक के लोन लाए हुए हैं। जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए पुनिया जी, बोलिए। सरकार ने किया है, उन्होंने अपनी मर्जी से बंद नहीं किया, सरकार ने बंद किया है। और क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्डर से किया है। हमारे सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके एक आदेश पर लोगों ने बंद किया है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा, अब समय चूंकि कम है, सुनिए। और बैंक में ठीक है, ये कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोग तो जानते हैं, आप तो सारे आंकड़े पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को गहराई से समझते हैं आप और सुरेश गर्ग साहब। ये मांग उठाना तो आसान है कि वेवर दे दिया जाए। सुनिए, ये मांग उठाना आसान है कि वेवर दे दिया जाए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके हिसाब से पुनिया साहब, क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है कि वेवर दे दिया जाए? बिल्कुल संभव है जेपी शर्मा जी, क्यों नहीं है संभव? जब लॉकडाउन करना संभव है क्या पूरे देश? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप गणित का हिसाब लगाइए कि कितना नुकसान होगा देश को, कितना आर्थिक नुकसान होगा। आज बैंक लॉस में चली जाएगी, बैंक फेल हो जाएगी, आप वो चीज तो देखे ना। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दे सकते हैं, तो दे रहे हैं ना 2 करोड़ तक के लोनों पे। आप ये देखो 50% लोन पे हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। आप वेवर नहीं दे रहे हैं, आप ब्याज पर ब्याज ब्याज को रोक रहे हैं। सर आप ये मैं वेवर की बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो आप एक्सटेंशन कराइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके पास कितने क्लाइंट आए, कितने क्लाइंट इनको फीस देकर के सारी डेट एक्सटेंड हो गई। सुरेश गर्ग जी के बच्चे नहीं है क्या? सिर्फ बैंक की चिंता करेंगे क्या हम? सुरेश गर्ग जी हर आदमी की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को हर आदमी की चिंता है, हर सेक्टर की चिंता है। आपने कल ही सीतारमन जी ने 1,05,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी, लोगों के पास में सबका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी भला होगा, व्यापारियों का भी भला होगा, आम आदमी का भी भला होगा। ऐसा नहीं है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है सरकार। ठीक है, कोर्ट कैंपस से बाहर जो बहस है वो अपनी जगह, फैसला कोर्ट परिसर से क्या निकल कर आता है इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। कल इस मामले पर सुनवाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।